एवरीवन। सो आज हम आपके साथ शुरू करने वाले हैं पॉलिटी का चैप्टर 2 भारत के संविधान का निर्माण। कल हमने पॉलिटी के चैप्टर 1 को अपलोड कर दिया है, जो था संवैधानिक विकास। अब हम आते हैं चैप्टर 2 पे, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारा दूसरा चैप्टर है भारत के संविधान का निर्माण। इट मीन्स कि किस प्रकार से भारत के संविधान का निर्माण हुआ। तो आइए, हमारा टॉपिक है संविधान से संबंधित मूल अवधारणाएं। सॉरी। विधि, व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियम, चाहे लिखित हो या अलिखित, विधायी निकायों द्वारा कानूनी बल के साथ अधिनियमित। उदाहरण भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता। गिव मी सम मिनट्स, आई विल जूम इट ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो मैंने इसको जूम कर दिया है। ओके, आप शुरू करते हैं। विधि क्या है? ये बता रहा है कि व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियम, चाहे लिखित हो या अलिखित, विधायी निकायों द्वारा कानूनी बल के साथ अधिनियमित होते हैं। उदाहरण भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता। ये जो है विधि के बारे में बात कर रहा है। भारत में कानूनों का पदानुक्रम: संविधान, केंद्रीय कानून, राज्य कानून, अध्यादेश, उपकानून और नियम व विनियम। ये है कानूनों का जो है पद है, उसको स्तरीकरण एक तरीके से कह सकते हैं, वो बताया गया है। तो सबसे ऊपर हमारा सर्वोच्च कौन है? संविधान। उसके बाद केंद्रीय कानून, उसके बाद फिर राज्य के कानून, और अध्यादेश जो है, ध्यान रहे इम्पॉर्टेंट, का राज्य कानून के पश्चात आता है। उसके बाद उप कानून और नियम व उपनियम। आगे अब हम पढ़ते हैं अध्यादेश क्या है। अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अस्थायी कानून होता है। ये जब विधानमंडल सत्र में ना हो, इसके लिए विधायी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 लॉकडाउन अध्यादेश। तो जब विधानमंडल या विधानसभा सत्र में नहीं होती है, यानी विधानमंडल सत्र में नहीं होते हैं, तो उस दौरान जो होता है अध्यादेश जारी किया जाता है। बेसिकली कौन जारी करते हैं? राष्ट्रपति या राज्यपाल जारी करते हैं। अब हम पढ़ते हैं संविधान क्या है। सरकार की संरचना, शक्तियों को रेखांकित करने वाला सर्वोच्च कानून, कानूनी प्रणाली की नींव। फॉर एग्जाम्पल भारत का संविधान। उसके बाद है नेक्स्ट है नियम। नियम क्या है? कानूनों को लागू करने के लिए कार्यपालिका द्वारा जारी विस्तृत निर्देश जो है, और कानूनों और उपनियमों के अधीन। उदाहरण पासपोर्ट आवेदन नियम। ठीक है, तो कानूनों को लागू करने के लिए कार्यपालिका जो विस्तृत निर्देश जारी करती है या कानून या उपनियम बनाती है, उसको ही कहा जाता है नियम। तो जैसे कि पासपोर्ट आवेदन करने का कोई नियम है, कोई रूल है। नेक्स्ट है विनियम। विनियामक निकायों द्वारा जारी विशिष्ट और तकनीकी दिशा निर्देश। एग्जाम्पल सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी विनियम। अब हम आगे पढ़ते हैं कानून का शासन। ब्रिटिश विधिवेत्ता एवी डाइसी द्वारा, ध्यान रहे ये इंपॉर्टेंट नेम है, एवी डाइसी द्वारा परिभाषित इस बात पर बल देता है कि कानून एक राष्ट्र को नियंत्रित करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि सरकार सहित कोई भी व्यक्ति या संस्था इससे ऊपर नहीं हो सकती या ना हो। एग्जैक्टली ना हो। अब हम पढ़ते हैं प्रमुख तत्व। प्रमुख तत्व क्या क्या हैं? कानून की सर्वोच्चता, कानून के समक्ष समानता, जवाबदेही और कानूनी निश्चितता। ये प्रमुख तत्व हैं, इनको देखते हैं। कानून की सर्वोच्चता यानी कानून सर्वोच्च प्राधिकारी है। कानून की समक्ष समानता यानी सभी व्यक्ति समान कानून के अधीन है। जवाबदेही यानी सरकारी कार्य कानूनी रूप से उचित होने चाहिए। और कानूनी निश्चितता यानी कि कानून स्पष्ट, सार्वजनिक और स्थिर होने चाहिए। अब है लुईस हेनकिन के अनुसार संविधानवाद के 8 सिद्धांत हैं। किसके अनुसार? लुईस हेनकिन के अनुसार।
कितने सिद्धांत हैं संविधानवाद के? 8 सिद्धांत हैं। पहला कौन है? विधि का शासन, व्यक्तिगत अधिकारों का पालन। क्या है पहला? विधि का शासन। दूसरा, व्यक्तिगत अधिकारों का पालन। तीसरा, शक्तियों का पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन को समाहित करना। पुलिस कानूनी और न्यायिक नियंत्रण द्वारा शासित। लोक संप्रभुता, सेना पर असैन्य निगरानी, लोकतांत्रिक शासन उत्तरदायित्व और जवाबदेही के साथ। लोकतांत्रिक शासन किसके साथ? उत्तरदायित्व और जवाबदेही के साथ। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये जो 8 तत्व कौन कौन से हैं लुईस हैनकिन ने बताया है। ये बताया है विधि का शासन होना चाहिए, व्यक्तिगत अधिकारों का पालन, शक्तियों का पृथक्करण, कैसे? तो नियंत्रण और संतुलन को समाहित करके। पुलिस कानूनी और न्यायिक नियंत्रण द्वारा शासित। नेक्स्ट है लोक संप्रभुता, सेना पर असैन्य निगरानी, और यानी सेना है तो उस पर असैन्य निगरानी यानी विजिलेंस होना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए जिसमें उत्तरदायित्व और जवाबदेही भी निहित होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। तो ये जो है 8 तत्व हैं संविधानवाद के, जिसको लुईस हैनकिन ने दर्शाया है। आगे अब है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून के शासन को भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून के शासन को संविधान के मूल ढांचे के रूप में मान्यता देता है, जिससे यह संशोधन के प्रति अभेद्य हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि संविधान के मूल ढांचे के रूप में कानून के शासन को मान्यता देता है। ये मूल ढांचे का एक हिस्सा है और जिससे यह संशोधन के प्रति क्या हो जाता है? अभेद्य हो जाता है। यानी कि और जैसे कि कहा गया है केशवानंद भारती केस में कि जो संविधान का मूल ढांचा है उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। अब है संविधानवाद। ये संविधानवाद क्या है? फ्रेडरिक के अनुसार संविधानवाद यह सुनिश्चित करता है कि सरकार निर्धारित नियमों के भीतर ही कार्य करे, यानी जो नियम निर्धारित है सरकार उस नियमों के भीतर ही कार्य करे, तथा निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा दे। यानी सरकार के लिए एक नियम निर्धारित किए गए हैं, उन नियमों के तहत ही सरकार कार्य करे और निष्पक्ष रहे और जवाबदेही सुनिश्चित करे। संविधान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? संविधान का प्राथमिक उद्देश्य सरकार के लिए एक ढांचा प्रदान करना है जो इसकी प्रकृति स्वरूप को निर्धारित करता है। राज्य के मौलिक कानूनों के रूप में यह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। यानी तीनों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। विधायिका संविधान द्वारा प्रदान की गई विधायिका जो है संविधान द्वारा प्रदान की गई सीमाओं और निर्देशों के अनुसार कानून बनाती है। ये 2023 का इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इस पैराग्राफ से आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो संविधानवाद के बारे में फ्रेडरिक ने क्या कहा है कि यह सुनिश्चित करता है कि एक नियम बनाए गए, निर्धारित नियम है, इसके भीतर ही सरकार को काम करना चाहिए और निष्पक्ष रहना चाहिए और जवाबदेहिता उसमें होनी चाहिए। और संविधान का सबसे प्रथम उद्देश्य क्या है? तो सरकार के लिए एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है जो इसकी प्रकृति और इसका जो स्वरूप है उसको बताता है। और राज्य क्या है? मौलिक कानून के रूप में कार्यपालिका, यह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की जिम्मेदारी को बताता है कि क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, है ना। विधायिका संविधान द्वारा प्रदान की गई जो सीमा और निर्देश हैं उसके अनुसार ही कानून बनाती है। कौन बनाती है? विधायिका। अब है संविधान बना संविधानवाद। ये क्या डिफरेंस है संविधान और संविधानवाद में? इस चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। किसी देश का संविधान तो हो सकता है लेकिन उसमें वास्तविक संविधानवाद का अभाव हो सकता है। यानी संविधान तो हो सकता है, ये बहुत कॉमन हो सकता है कि किसी देश का संविधान है, बट उसमें संविधान का होना ये रेयर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि किसी में ये ना हो सके। तो उदाहरण के लिए एक तानाशाही में ऐसा संविधान हो सकता है जिसका पालन नहीं किया जाता। यानी एक तानाशाही शासन जो होता है उसमें एक ऐसा संविधान हो सकता है कि जिसका पालन नहीं किया जाता हो। यानी हमने कहते हैं ना कि प्रोक्रास्टिनेशन, हमने कोई काम बना लिया लेकिन हम क्या कहते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, बट हम उसमें कितनी चीज़ें कर पाते हैं। तो वही बता रहा है यहाँ पे कि संविधान तो हो सकता है बट संविधानवाद होना, यानी उसमें जो मौलिकता होती है उसका होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कि आपको हर जगह ना मिल पाए। अब हम पढ़ते हैं संविधान का वर्गीकरण। विकसित संविधान, लिखित संविधान, अध्यक्षीय संविधान, ये वर्गीकरण किया गया है संविधान का। तो हमने पढ़ा ऊपर विकसित संविधान और लिखित संविधान। आगे हम देख रहे हैं कौन कौन से हैं।
अध्यक्षीय संविधान, राजतंत्रात्मक संविधान, धार्मिक संविधान, संघीय संविधान, प्रक्रियात्मक संविधान, एकात्मक संविधान, निर्देशात्मक संविधान, कठोर संविधान और लचीला संविधान। तो हमने कितने वर्गीकरण देखे? अध्यक्षीय, राजतंत्रात्मक, धार्मिक, संघीय, एकात्मक, प्रक्रियात्मक, निर्देशात्मक, कठोर, लचीला, और ऊपर हमने दो पढ़ा लिखित और विकसित संविधान। तो हम इन सारे वर्गीकरण को एक साथ देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। विकसित संविधान क्या होता है? क्रमिक विकास का परिणाम होता है ये। धीरे धीरे क्रम रूप में ये संविधान विकसित होता है। क्रमिक विकास का परिणाम सम्मेलनों, प्रथाओं, न्यायिक निर्णयों में प्रावधान, जैसे कि ब्रिटिश संविधान। यानी विकसित संविधान की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? ब्रिटिश संविधान, जो कि क्रमिक विकास का परिणाम है। सम्मेलन, प्रथा और न्यायिक निर्णय का में प्रावधान। अधिनियमित संविधान। अधिनियमित संविधान क्या है? तो संविधान सभा या संवैधानिक परिषद, संविधान सभा या संवैधानिक परिषद द्वारा सोच समझकर बनाया जाता है। किसी पुस्तक या दस्तावेज में प्रावधान, यानी किसी पुस्तक और दस्तावेज में इसको प्रावधान किया जाता है, इसका प्रावधान होता है मौजूद। जैसे अमेरिकी संविधान और हमारा भारतीय संविधान, हमारी पुस्तिका है संविधान की, तो ये हमारा संविधान कौन सा है? अधिनियमित संविधान है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट, ध्यान रहेगा इससे आपको। विकसित संविधान जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है ना, ब्रिटिश संविधान। और अधिनियमित संविधान हमारा भारत का संविधान और अमेरिका का संविधान। लिखित संविधान, लिखित तो हमारा भी है ना। तो सरकारी संरचना, नागरिक अधिकारों को रेखांकित करने वाला एक औपचारिक दस्तावेज तथा किसी पुस्तक या दस्तावेज में प्रावधान, जो संविधान सभा या संवैधानिक सम्मेलनों द्वारा व्यापक विचार विमर्श के माध्यम से तैयार किया जाता है, उसे कहते हैं लिखित संविधान। तो किस आधार पर? सरकारी संरचना और नागरिक का जो अधिकार है उसको रेखांकित किया गया हो, एक औपचारिक दस्तावेज हो, उसका लिखित दस्तावेज हो, और दस्तावेज में जो प्रावधान है वो संविधान सभा या संवैधानिक सम्मेलनों या बहुत ज़्यादा विचार विमर्श के पश्चात उसको तैयार किया गया हो, उसे क्या कहते हैं? लिखित संविधान। जैसे कि अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस और भारत, ये हम इन लोगों का संविधान कौन सा है? लिखित संविधान। फिर से अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस एंड इंडिया। ओके। अब है अलिखित संविधान। सम्मेलनों, प्रथाओं, सिद्धांतों, कानूनों और न्यायिक निर्णयों में पाए जाने वाले प्रावधान, जो कि ऊपर हमने पढ़ा था कौन सा? ब्रिटिश संविधान। वो क्या है? जैसे कि यूके का संविधान अलिखित है, न्यूजीलैंड अलिखित है, इजराइल अलिखित है। तो ये हमने पढ़ा विकसित संविधान, अधिनियमित संविधान और लिखित संविधान। अब हम आगे देखते हैं अध्यक्षीय संविधान। कार्यकारी और विधायी शाखाओं को अलग करता है। कार्यकारी यानी जो कार्यपालिका टाइप से, विधायी जो विधि बनाते हैं, विधायी का, इन शाखाओं को जो अलग करता है। राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। उदाहरण, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन जो राष्ट्रपति होता है वही सरकार और राज्य दोनों का प्रमुख होता है, और यही होता है अध्यक्षीय संविधान। अब हम पढ़ रहे हैं संसदीय संविधान। संसदीय संविधान में क्या होता है कि कार्यपालिका विधायिका से आती है, यानी कार्यपालिका जो है होती है वो विधायिका से आती है। प्रधानमंत्री इसका नेतृत्व करते हैं, जैसे कि यूके और भारत। यहाँ पे कौन है? संसदीय। हमारे यहाँ कौन सा संविधान है? संसदीय संविधान है। यानी कि राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख होते हैं हमारे यहाँ, और जो मुख्य होते हैं वो उसको जो हमारे नेतृत्व करते हैं देश का, वो कौन से होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। यानी राज्य और सरकार दोनों का नेतृत्व कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री। इसलिए हमारा संविधान क्या है? संसदीय संविधान है। हम पढ़ते हैं राजतंत्रात्मक संविधान। राजतंत्र या राजा को मान्यता देता है या तो सीमित शक्तियों यानी संवैधानिक या महत्वपूर्ण शक्तियों या पूर्ण के साथ, जैसे कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, ये सब जो है राजतंत्रात्मक संविधान को फॉलो करते हैं। अब है गणतंत्रात्मक संविधान।
राजतंत्र के बिना गणतंत्र की स्थापना, यानी राजतंत्र के बिना ही गणतंत्र की स्थापना की गई हो। राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है, जैसे कि यूएस एंड फ्रांस, तो ये इसके मुखिया क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो गणतंत्रात्मक संविधान। अब है धार्मिक संविधान। धार्मिक कानूनों और सिद्धांतों पर आधारित जो संविधान होता है उसे धार्मिक संविधान कहते हैं, जैसे कि ईरान। तो याद रहे धार्मिक संविधान किसका है, ईरान का। धर्मनिरपेक्ष संविधान धर्म को सरकारी कानूनों से अलग करता है, जैसे कि भारतीय संविधान एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है। संघीय संविधान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन करता है और स्वतंत्र संचालन की आज्ञा देता है, जैसे कि यूएसए, स्विट्जरलैंड, कनाडा, रसिया एंड ब्राज़ील। ये कौन है, संघीय संविधान के उदाहरण हैं। इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार के बीच शक्ति का विभाजन होता है, ठीक है, और स्वतंत्र संचालन होता है इनमें। एकात्मक संविधान राष्ट्रीय सरकार में शक्ति का संकेंद्रण करता है। राष्ट्रीय सरकार में क्या करता है, शक्ति का संकेंद्रण करता है। क्षेत्रीय सरकारें अधीनस्थ होती हैं, जैसे कि यूके, फ्रांस, जापान, चीन, इटली एंड नॉर्वे। ये कौन से हैं, एकात्मक हैं। इसमें राष्ट्रीय सरकार में ही शक्ति का संकेंद्रण होता है, क्षेत्रीय सरकारें उसके अधीन होती हैं। जबकि संघीय संविधान में क्या था कि राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार दोनों के कार्यों का बंटवारा हो चुका होता है और ये दोनों स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं। नेक्स्ट है प्रक्रियात्मक संविधान। कानूनी और राजनीतिक संरचनाओं को परिभाषित करता है तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सीमाएं निर्धारित करता है। नेक्स्ट है निर्देशात्मक संविधान। सामाजिक लक्ष्यों पर व्यापक सहमति स्थापित करता है। सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में सार्वजनिक प्राधिकारियों का मार्गदर्शन करता है। अब पढ़ रहे हैं कठोर संविधान। संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और यह संविधान कानूनों को सामान्य कानूनों से अलग करता है, जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड। क्या करती है, ये संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है यहाँ पे, यानी यहाँ पे संशोधन अगर करना है किसी भी नियम कानून में या तो उसके लिए संशोधन की जो एक विशेष प्रक्रिया होती है जो काफ़ी जटिल होती है और यह संवैधानिक कानूनों को सामान्य कानून से अलग करता है। तो यहाँ पे कौन सा है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड। अब है लचीला संविधान। सामान्य कानूनों की तरह ही संशोधित होता है जिनकी कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। इसे लचीला संविधान यानी इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है, जैसे यूके, न्यूजीलैंड और भारत का संविधान, इन दोनों का समन्वय है। भारत का संविधान क्या है, तो कठोर और लचीले का सम्मिश्रण है, समन्वय है इसमें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं संविधान सभा की मांग, यानी संविधान सभा की क्या मांग थी या कब कब मांग की गई थी संविधान सभा के लिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं 1934। एम.एन. राय ने 1934 ईस्वी में भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार सामने रखा था। 1934 में किसने रखा था, एम.एन. राय ने। 1935 में किसने रखा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत का संविधान बनाने के लिए आईएनसी यानी कि कांग्रेस ने भारत का संविधान बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर एक संविधान सभा की मांग की थी। तो 1934 में किससे किया था, एम.एन. रॉय ने किया था। 1935 में कांग्रेस ने किया था और 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का एक संविधान बाहरी हस्तक्षेप के बिना वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। ये निर्वाचित होना चाहिए, वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। अब है 1940। क्या हुआ था, अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से उक्त मांग स्वीकार कर ली गई। मांगा गया था 1938 में और 1940 में उसको ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर ली। 1942 क्रिप्स प्रस्ताव, स्वतंत्र संविधान का निर्माण करने के बारे में एक प्रारूप प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। इसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि भारत को 2 स्वायत्त राज्यों में विभाजित किया जाए, जिनमें से प्रत्येक की अलग अलग संविधान सभा हो। क्या हुआ था 1942 में, क्रिप्स मिशन आया था और स्वतंत्र संविधान के निर्माण के बारे में क्या किया, एक प्रारूप प्रस्ताव पेश किया
और इस प्रस्ताव को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था, लेकिन क्या हुआ कि इसे मुस्लिम लीग ने इनकार कर दिया, इससे अस्वीकार कर दिया। तो मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत में दो स्वायत्त राज्यों में भारत को बांट दिया जाए और जिसका अलग अलग संविधान हो, जिसमें एक भारत और एक पाकिस्तान हो। अब है 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई। इसने 2 संविधान सभाओं के विचार को खारिज कर दिया, लेकिन एक योजना पेश की जिसे मुस्लिम लीग द्वारा कमोबेश स्वीकार कर लिया गया। अब इसके सदस्य कौन थे? तो इसमें सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड केस, क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर। ये जो 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन योजना में। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की में महत्वपूर्ण तिथि। संविधान सभा की महत्वपूर्ण तिथियां क्या थी? 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कब हुई बैठक? बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ध्यान रहे। 9 दिसंबर 1946 को, सॉरी, यस, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। किसने बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे उस समय, को फ्रांसीसी प्रथा अपनाते हुए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो 9 दिसंबर को बैठक हुई, 11 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया और उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष भी थे, जो HC मुखर्जी एंड VT कृष्णामाचारी। 13 दिसंबर 1946 का वक्त आया जब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। 22 जुलाई 1947 संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ध्यान रहे, नेशनल फ्लैग को अपनाया गया था यहाँ पे, तो इम्पॉर्टेंट रहे। 22 जुलाई 1947, अक्सर PCS में भी ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। 22 जुलाई 1947। अब है 15 अगस्त 1947 सत्ता हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान अधिराज्यों यानी डोमिनियनों का निर्माण हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया था। मई 1949 संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। और लास्ट है 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ था? संविधान को अंगीकार या अधिनियमित किया गया था। तो इस प्रकार हमने महत्वपूर्ण तिथियों को देखा। क्या देखा? 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। 11 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे, वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। किस परंपरा के अनुसार? तो फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया एंड 22 जुलाई को हमारा नेशनल फ्लैग जो है उसको संविधान में अपनाया गया। और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट्स बने। एंड नेक्स्ट है मई 1949। इसमें क्या हुआ था? भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता मिल गई और संविधान सभा ने पुष्टि की। एंड 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? भारत को यानी संविधान को अंगीकार कर लिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रगान को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। फ्लैग ऐसे ध्यान रख सकते हो आप, 22 जुलाई को। और 24 जनवरी को, 24 जनवरी को क्या हुआ? तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान, गीत और गान को अपनाया गया। और राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। कब चुने गए? 24 जनवरी को। संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया और मई 1952 में संसद के गठन तक यह भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्यरत रही। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हो गया और भारत एक गणराज्य बन गया। नेक्स्ट है 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952। 25 अक्टूबर से 21 फरवरी तक 1952 क्या हुआ? पहला आम चुनाव हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। क्या हुआ? पहला आम चुनाव हुआ अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। ठीक है, ओके। 1951 से 52 पहला आम चुनाव। तो बेसिकली ये याद रखना, 1951 से 52 पहला आम चुनाव। अब आते हैं वस्तुनिष्ठ संकल्प। अब क्या है?
इसमें संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांत और दर्शन को शामिल किया गया था। उद्देश्य संकल्प क्या थे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसमें उद्देश्य संकल्प क्या था? तो यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट, संविधान की उद्देशिका के लिए आधार। उद्देश्य संकल्प, संविधान की उद्देशिका के लिए आधार। दूसरा, वंचित जातीय और अल्पसंख्यक समूहों के लिए सुरक्षा। तीसरा, भारत संप्रभु और स्वतंत्र होगा। चौथा, शांति और जन कल्याण को बढ़ावा देना। पांचवा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। लोग सत्ता का स्रोत होंगे। कौन होंगे सत्ता का स्रोत? लोग होंगे। चिंतन और विचारों की स्वतंत्रता। तो ये 7 जो थे वस्तुनिष्ठ संकल्प, उद्देश्य संकल्प थे। तो कौन कौन से? उद्देशिका जो है, संविधान की उद्देशिका का जो के लिए आधार होना चाहिए। वंचित जाति और अल्पसंख्यकों के समूह को सुरक्षा मिलेगी। भारत संप्रभु और स्वतंत्र होगा। शांति और जन कल्याण को बढ़ावा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की होगी। और लोग जो है वही सत्ता के स्रोत होंगे। चिंतन और विचारों की स्वतंत्रता होगी। घोषणा, भारत एक संप्रभु गणराज्य है, इस बात को घोषित किया गया। नेक्स्ट, प्रदेशों का संघ। इसमें ब्रिटिश भारत, भारतीय राज्य और शामिल होने के इच्छुक क्षेत्र शामिल हैं। स्वायत्तता, संघ को सौंपे गए क्षेत्र, यानी संघ को जो क्षेत्र सौंपे गए हैं उसको छोड़कर शेष क्षेत्रों को स्वायत्त इकाइयों के रूप में दर्जा प्राप्त है तथा उनके पास शेष शक्तियां हैं। नेक्स्ट, लोगों का अधिकार, यानी कि सारी शक्ति भारत के लोगों को प्राप्त होगी। न्याय और समानता, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की गारंटी, अवसर की समानता, विचार एवं अभिव्यक्ति की और कार्रवाई की स्वतंत्रता। अल्पसंख्यक सुरक्षा, यानी अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान किया गया। क्षेत्रीय अखंडता, यानी कि भूमि, समुद्र, हवा पर संप्रभु अधिकार बनाए रखा जाता है। एंड वैश्विक योगदान, यानी विश्व शांति और कल्याण के लिए प्रतिबद्धता। और भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है, उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित संस्करण है। तो प्रस्तावना जो आज हमारे संविधान का है वो क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव को का ही संशोधन है, यानी संशोधित संस्करण है। अब हम पढ़ते हैं आगे संविधान की संरचना। तो संविधान की क्या संरचना है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, गठन, यहाँ सदस्यों की संख्या। तो संविधान में सभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो संविधान की संरचना हम पढ़ रहे हैं। गठन हुआ था नवंबर 1946 में, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। सदस्यों की संख्या, तो कुल 389 सदस्य थे, यानी 389। इसमें 296 जो है ब्रिटिश भारत से और 93 जो है देशी रियासतें थी। 296 में से 292 को 11 गवर्नर के प्रांतों में से और 4 को 4 प्रमुख आयुक्त के प्रांतों से लिया जाना था। अब है संरचना। भारतीय समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था इसमें, के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सभी वर्गों की महिलाएं भी शामिल थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सभी वर्गों की महिलाएं भी शामिल थी, सभी वर्गों की। अब सीट आवंटन, प्रत्येक प्रांत और रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को 3 प्रमुख समुदायों जैसे कि मुस्लिम, सिख और सामान्य के बीच में उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किया जाना था। मतदान पद्धति, भारतीय प्रतिनिधित्व के मामले में एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी। रियासतों के प्रतिनिधियों को उनके प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाना था। तो यानी जो रियासतों के प्रतिनिधि थे उनको क्या करना था? उनके प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाना, नॉमिनेट किया जाना था। और अब बात करते हैं सदस्य की। तो संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित, ब्रिटिश प्रांतों में आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत रियासतों के प्रमुखों द्वारा निकाय बनी। ठीक है, तो आंशिक रूप से निर्वाचित कहाँ पे? ब्रिटिश प्रांत में। और आंशिक रूप से मनोनीत होते थे या नॉमिनेटेड होते थे किसके थ्रू? तो रियासतों के प्रमुखों द्वारा। नेक्स्ट, उल्लेखनीय अनुपस्थिति, महात्मा गांधी संविधान सभा के हिस्सा नहीं थे। रियासतों को आवंटित 93 सीटें भी नहीं भरी गईं क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से दूर रहने का फैसला किया। अब है महत्वपूर्ण तथ्य। कुल कितने सत्र हुए थे? कुल 11 सत्र हुए थे
और यह चला था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। कुल कितना खर्च हुआ था? 64 लाख रुपए का पूरा खर्चा आया था। प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी को संविधान सभा की मुहर के रूप में अपनाया गया था। किसको? मुहर कौन था संविधान सभा का? मुहर हाथी था। ठीक है, 11 सत्र, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 64 लाख रुपए व्यय और हाथी जो था मुहर था संविधान सभा का। नेक्स्ट, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा किए गए परिवर्तन। संविधान सभा को एक पूर्ण संप्रभु निकाय बना दिया गया, जो किसी भी कानून को निरस्त करने या बदलने के लिए स्वतंत्र थी। तो संविधान सभा क्या थे? पूर्ण संप्रभु निकाय थे, जो किसी भी कानून को निरस्त या बदल सकते थे। सभा को 2 अलग अलग कार्य सौंपे गए। कौन सा? विधायी निकाय और विधायी निकाय किसको सौंपे गए थे? तो जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष थे। विधायी निकाय के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। ओके, और संविधान निर्माण निकाय यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जीवी मावलंकर किसके थे? विधायी निकाय के, और संविधान निर्माण निकाय के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब है प्रथम संसद। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद यानी डोमिनियन विधायिका बन गई, जो 26 नवंबर 1949 तक कार्यरत रहा। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के सदस्यों के बाहर होने के बाद कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जबकि कैबिनेट मिशन योजना के तहत कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। अब है प्रमुख कार्मिक। सर बीएन राव जो थे वो कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। पूछेगा संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बीएन राव। HVR अयंगर कौन थे? संविधान सभा के सचिव थे। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बीएन राव। एंड सचिव कौन थे संविधान सभा के? तो अयंगर यानी HVR अयंगर। और प्रमुख रचयिता SN मुखर्जी। और सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी रायजादा। एंड संविधान को व्यवस्थित करने के लिए कौन थे? तो नंदलाल बोस और BR सिन्हा। तो बोस और सिन्हा ये दोनों जो थे, नंदलाल बोस और आर सिन्हा जो थे, BR सिन्हा, इन्होंने व्यवस्थित किया था संविधान को। सुलेखक प्रेम बिहारी रायजादा, रचयिता SN मुखर्जी और संविधान सभा के सचिव HVR अयंगर और संवैधानिक सलाहकार BN राव। हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। इसे नंदलाल बोस द्वारा अलंकृत किया गया था। तो नंदलाल बोस ने इसको क्या किया था? अलंकृत किया था। इन्होंने व्यवस्थित भी किया था। अब है संविधान सभा की प्रारंभिक सदस्यता। तो संविधान सभा में की अगर प्रारंभिक सदस्यता की बात करें तो 15 महिलाएं प्रारंभ में थी और बाद में 2 और बढ़ गई। तो महिलाओं की भागीदारी की बात कर रहा है इसमें। तो भारतीय संविधान में की महिला हस्ताक्षरकर्ता कौन कौन थी? तो 11 महिलाएं, अर्थात जी दुर्गाबाई, अम्मू स्वामीनाथन, अमृत कौर, दक्षिणायनी वेलायुधन, हंसा मेहता, रेणुका रे, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम कुदसिया एजाज रसूल, कमला चौधरी और एनी मैस्करेन, ये जो थी हमारी 11 भागीदार जो थी देवियाँ, जो हमारे संविधान में हस्ताक्षर करता थी। अब है संविधान सभा की विभिन्न समितियाँ। तो संविधान की कौन कौन सी समितियाँ हैं उसे देखते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ, अध्यक्ष और समितियाँ। इधर हम पढ़ेंगे अध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष यहाँ पे कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अब इनके अंतर्गत कौन कौन सी संविधान की समितियाँ, संवैधानिक समितियाँ थीं? संघ समिति यानी संघ शक्ति समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या PCS के लिए तो खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये और एक तरीके से फैक्ट्स है तो आप अपने माइंड में रख भी सकते हैं। तो संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति और राज्य समिति। जवाहरलाल नेहरू के पास क्या था? संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्य समिति। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति 8 जुलाई 1946, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। विशेषज्ञ समिति के भी उद्देश्य संविधान सभा के लिए तथ्य तैयार करना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास क्या था? प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। तो इसमें क्या कहा था? नियम और संचालन समिति, जो किसके पास था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। और अगर बात की जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास तो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और यहाँ पे राज्य समिति। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति भी उन्हीं के पास थी। ओके, अब है सरदार पटेल। इनके पास प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति। मौलिक अधिकार उप समिति किनको दिया गया था? मौलिक अधिकार की जो उप समिति वो दिया गया था JB कृपलानी को। इम्पोर्टेंट
और अल्पसंख्यक उप समिति जो थी वो दिए गए थे HC मुखर्जी को। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति किसके पास थी? गोपीनाथ बारदोलोई के पास। बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र असम के अलावा ये किसके पास था उप समिति? AV ठक्कर के पास। अब है उत्तर पश्चिमी सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप समिति किसके पास थे? उत्तर पश्चिमी सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप समिति सरदार पटेल के पास, ठीक है, रह गई थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि सरदार पटेल, ये सारी उप समितियाँ जो है उन लोगों को दी गई थी, बट इसके जो ऊपर थे वो सारे अंतर्गत आते थे सरदार पटेल के। तो कौन कौन सा? प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय और वर्जित क्षेत्रों के संबंधी सलाहकार समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति आते थे। जबकि उप समिति की अगर बात करें, मौलिक अधिकार उप समिति तो JB कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो HC मुखर्जी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट है डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। इसका गठन 1947 7 सदस्यीय था। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, उन्होंने BL मित्तल का स्थान लिया। बाद में N माधवराव की शायद मृत्यु हो गई थी, BL मित्तल की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद N माधवराव को लाया गया था, जिन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण त्यागपत्र दे दिया था। एग्जैक्टली। एंड TT कृष्णामाचारी, उन्होंने DP खेतान का स्थान लिया। तो पूर्व में खेतान थे जिनका स्थान ले लिया किसने? कृष्णामाचार्य ने, जिनकी 1948 में मृत्यु हो गई थी। ओके, अब है प्रारूपण प्रक्रिया। तो कौन कौन से थे पहले ऊपर देख लेते हैं। प्रारूप समिति में BR अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे, गोपाला स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव और VT कृष्णामाचारी। तो ये सारे थे। अब है प्रारूपण प्रक्रिया। पहला प्रारूपण कब हुआ? फरवरी 1948 में पहला प्रारूपण हुआ प्रारूप समिति का। एंड संविधान सार्वजनिक प्रतिक्रिया अवधि कितनी थी? 8 महीने, यानी 8 महीने में इसको पब्लिश कर दिया गया पब्लिकली। दूसरा प्रारूपण कब हुआ? अक्टूबर 1948 में प्रकाशित हुआ। कुल 141 दिन जो है बैठकें चली थी और पूरा होने का समय कितना था? 6 महीने से कम था। नेक्स्ट, अब है लघु समितियों के बारे में हम जानेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं कर्मचारी समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति। तो ऊपर कौन थे? नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यहाँ पे कौन है? वित्त एवं कर्मचारी समिति और राष्ट्रीय ध्वज समिति। तो ध्यान रहे, नियम, संचालन, राष्ट्रीय ध्वज और वित्त एवं कर्मचारी समिति के भी थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो थे, ये किसके थे? क्रेडेंशियल्स कमेटी के थे अध्यक्ष। B पट्टाभी सीतारमैया हाउस कमेटी और मुख्य आयुक्तों के प्रांत समिति के थे। नलिनी रंजन सरकार, ये कौन थे? वित्तीय प्रधान समिति थे। SK दार यानी गैर सदस्य भाषाई प्रांत आयोग में थे। जवाहरलाल नेहरू मसौदा संविधान समिति, उषानाथ सेन प्रेस गैलरी समिति, S वरदाचारी गैर सदस्य यानी नागरिकता समिति, सुप्रीम कोर्ट समिति, डॉक्टर KM मुंशी बिजनेस कमेटी का आदेश, और GV मावलंकर संविधान सभा समिति का कार्य। अब आगे पढ़ते हैं संविधान का अधिनियमन और परिवर्तन। संविधान का अधिनियमन और परिवर्तन में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। तो अधिनियमन क्या है? इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से केवल 284 ही वास्तव में उस दिन उपस्थित थे और उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो अधिनियमन क्या है? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और कुल 299 सदस्य में केवल 284 ही उपस्थित थे और हस्ताक्षर किया। और उस समय इसमें उद्देशिका यानी प्रियम्बल और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ शामिल थीं। एक उद्देशिका, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ शामिल थीं। संविधान पहले ही अधिनियमित हुआ, उसके बाद उद्देशिका अधिनियमित हुई। संविधान पहले अधिनियमित हो चुका था, उसके बाद उद्देशिका अधिनियमित की गई थी ताकि इसे संविधान के दर्शन के रूप में बनाया जा सके। अब है प्रवर्तन क्या है? हमने तो पढ़ लिया अधिनियमन, अब प्रवर्तन क्या है संविधान का? तो प्रवर्तन है बेसिकली संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू किए जा चुके थे, जिसमें अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9,
360, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। इसमें निहित नागरिकता, निर्वाचन, अनंतिम संसद और स्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान और उनके संक्षिप्त नाम का वर्णन है। अधिकांश भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, यानी अधिकांश भाग जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। एंड प्रवृत्त दिवस कब हुआ? तो गणतंत्र दिवस के रूप में वही मनाया गया। 26 जनवरी 1930 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1929 में हुआ था, उसके बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। कब? 26 जनवरी 1930 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, यानी 26 जनवरी 1930 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। दिसंबर 1929 के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 में। और उसी दिन यह प्रण लिया गया था कि अब जो है इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए क्या किया गया, हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान तय किया गया, बेसिकली इसी दिन को तय किया गया जानबूझकर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 तथा उनके सभी अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और 35 के जो सभी अधिनियम थे उनको निरस्त कर दिया गया। प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम 1949 का उन्मूलन जारी रहा। प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम। अब आगे पढ़ते हैं अन्य संबंधित तथ्य। देखते हैं अन्य संबंधित तथ्यों में हमें क्या पढ़ना है। नाउ अब एंड होने वाला है, ठीक है। तो यह है कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति। 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा के लिए कंटेंट तैयार करने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की। इस समिति के सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, एम आसिफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाला स्वामी अयंगर, के टी शाह, डी आर गाडगिल एंड के संथानम। ओके, कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति के बारे में बात करें जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जो हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं संविधान के स्रोत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स हैं, इनको ध्यान में रखने योग्य चीज़ें हैं ये। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने अपने संविधान में क्या क्या लिया है? संघीय योजना, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, यूपीएससी यानी लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण। तो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया है? तो संघीय योजना, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण। नेक्स्ट है ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है। हमने ब्रिटेन के संविधान से संसदीय सरकार, कानून का शासन, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनात्मकता और विशेषाधिकार रिट, ये सभी हमने किससे लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय सरकार, कानून का शासन, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार एंड विशेषाधिकार रिट। हमने अमेरिका से क्या क्या अडॉप्ट किया है? मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक समीक्षा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना और उपराष्ट्रपति का पद। इसके पश्चात हमने आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से हमने मोस्ट प्रोबेबली डीपीएसपी लिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर, एंड राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि और राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन। अब है कनाडा का संविधान। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये हमने कनाडा से लिया है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो होगी वो केंद्र में निहित होंगी। और हमने जो पढ़ा संवैधानिक विकास में, उसमें अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास निहित होती थी? गवर्नर जनरल के पास निहित होती थी। अब यहाँ पे किसके पास निहित है आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो वो है केंद्र में निहित है। और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, और केंद्र करेगी राज्यपालों की नियुक्ति, ये हमने कनाडा से लिया है। और उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी क्षेत्राधिकार। उसी प्रकार हमने ऑस्ट्रेलिया का संविधान से क्या क्या लिया है? समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
तो समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक जो हमने किससे लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके पश्चात हमने जर्मन का वाइमर संविधान इससे अडॉप्ट किया है। क्या अडॉप्ट किया है, तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, यानी आपातकाल के दौरान जो हमारे मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है आर्टिकल 19 एंड 21 समथिंग, उसको छोड़कर वो क्या होता है 19, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता तो छीन ही ली जाती है उस दौरान, तो बस छूट रह जाता है तो एक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात। तो जर्मनी के वाइमर संविधान से जो है आपातकाल के दौरान क्या होता है, मूल अधिकारों का निलंबन हो जो होता है वो हम जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए हैं। सोवियत संघ का संविधान, यानी मूल कर्तव्य और उद्देशिका में न्याय, कौन सा न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात की गई वो सोवियत रूस से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य और उद्देशिका में जो न्याय है उसका। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, तो हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था, उद्देशिका में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श है वो हमने किससे लिया है, फ्रांस से लिया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और मूल कर्तव्य और उद्देशिका में जो न्याय का वर्णन है, जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करता है वो हमने सोवियत संघ के संविधान से लिया है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी राज्यसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उनका प्रावधान हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब संविधान का हिंदी पाठ, संविधान के आधिकारिक हिंदी पाठ के बारे में पहले कोई प्रावधान नहीं था। 1987 में 58वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान के भाग 22 में अनुच्छेद 394 को शामिल करके इसका प्रावधान किया है। ठीक है, तो क्या था, हिंदी पाठ के बारे में पहले कोई प्रावधान नहीं था संविधान के आधिकारिक हिंदी पाठ का। 1987 में एक 58वां संविधान संशोधन पारित हुआ जिसमें संविधान के भाग 22 में अनुच्छेद 394 को शामिल करके इसका प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति को संविधान का हिंदी में प्राधिकृत अनुवाद कराने और उसके संशोधनों का हिंदी पाठ तैयार कराने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया, क्योंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो यह आवश्यक था। ओके, तो इस प्रकार हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया एंड लिटरली होपफुली आपको समझ आया होगा। इस प्रकार अब हम नेक्स्ट चैप्टर 3 को कवर करेंगे। देखते हैं चैप्टर 3 में क्या है। हमारा थर्ड चैप्टर है भारत के संविधान की मुख्य विशेषता। इसमें हम भारत के संविधान की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।